नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार उच्च शिक्षा में सुधार के नए प्रयास पर, जिसे नाम दिया गया है CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। कोशिश है कि इसके जरिए शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए, छात्रों को पढ़ाई के ज़्यादा विकल्प दिए जाएं और शिक्षण संस्थान बदलने की आज़ादी के साथ साथ रोजगार के ज़्यादा अवसर मिलें। सरकार और उच्च शिक्षण संस्थानों में इस व्यवस्था को लागू करवाने वाली संस्था UGC का दावा है कि देश की 39 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से 37 ने इसके लिए हामी भी दे दी है। 19 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने अंडर ग्रेजुएशन के लेवल पर भी इसे लागू करने के लिए हाँ कर दिया है। दरअसल पिछले 6 महीने से सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि छात्रों के बेहतर भविष्य और कौशल निर्माण के सिलसिले में इसे लागू करना ज़रूरी है, लेकिन सरकार के इस दावे के खिलाफ शिक्षकों और कुछ छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। FYUP की तरह CBCS का विरोध भी इन तर्कों पर किया जा रहा है कि ये अमेरिकी शैली को भारत लाने और शिक्षा को कॉरपोरेट सेक्टर के हितों के मुताबिक ढालने का प्रयास है। लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा है भी तो इसमें बुराई क्या है? क्या शिक्षा को आधुनिक ज़रूरतों के मुताबिक कौशल विकसित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए? क्या इसे ज्ञान बनाम कौशल की आलोचनाओं के दायरे में लाना उचित होगा? आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं UGC के सदस्य MM अंसारी, हमारे साथ हैं JS राजपूत साहब। आप NCERT के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, आप स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन में सुधार के सिलसिले में काम करते रहे हैं। हमारे साथ हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर और डूटा की प्रेसिडेंट नंदिता नारायण, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुखदेव थोराट। आप ICSSR के अध्यक्ष हैं और UGC के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं UNI के पत्रकार विमल कुमार। आप सभी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर से हजारों छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले का सपना लिए पहुंचे। उनमें से सैकड़ों को इसमें कामयाबी मिली, मगर ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम कि उन्हें पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी ने अलग ढंग की तैयारी कर रखी है। अब पढ़ाई नए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत होगी, जिसका पहला प्रयोग इन छात्रों पर ही होगा। इस नई प्रणाली में मोटे तौर पर 2 खास बातें हैं। इसके तहत छात्रों को कैफेटेरिया जैसा नज़रिया अपनाने की छूट होगी, यानी उन्हें जिस कॉलेज या विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम माफिक लगे वे उसे वहां जाकर पढ़ सकेंगे। ये पढ़ाई भी वे अपनी रफ्तार से कर सकते हैं। अतिरिक्त कोर्सों का चयन भी वो कर सकते हैं और न्यूनतम अनिवार्य क्रेडिट्स से अधिक ग्रहण भी कर सकते हैं। तर्क है कि इस प्रणाली के तहत छात्र देश विदेश की अलग अलग संस्थाओं में मौजूद सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे वे रोजगार पाने के अधिक लायक बनेंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत छात्र 3 तरह के कोर्स पढ़ेंगे: फाउंडेशन, इलेक्टिव और कोर। कोर कोर्स हर सेमेस्टर में पढ़ना होगा, जबकि इलेक्टिव कोर्स वो अपनी इच्छा से चुन सकेंगे। इलेक्टिव विषय देने के पीछे मकसद ये बताया गया है कि छात्र अपनी संवाद, लेखन और तर्क क्षमताओं को विकसित कर सकें। इससे वे रोजगार पाने के अधिक योग्य बन सकेंगे। नई शुरुआत है तो नए सवाल और अंदेशे भी हैं। कई शिक्षक और छात्र संगठन इसके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। डूटा जो टीचर्स एसोसिएशन है, जो डूटा प्रेसिडेंट हो, चाहे दूसरी डूटा की अलग अलग लॉबियाँ हो, तो 90% टीचर्स हम लोगों की जो कंबाइंड एक मीटिंग डूटा, डूकूर, दूसरों की जो टीचर्स एसोसिएशन के साथ और इन सब के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है, हम सब में ये डिसीजन हुआ है कि हम सब इसके अगेंस्ट में जाएंगे, इसका विरोध करेंगे। उनका इल्ज़ाम है कि बिना पूरी तैयारी के छात्रों को गिनी पिग बनाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि दाखिला लेने वाले छात्रों को पहले से ये नहीं बताया गया है कि उन्हें नई प्रणाली के तहत पढ़ाई करना होगा, इसलिए ये शुरुआत गैर कानूनी है। मगर सवाल ये है कि जब कोई नई शुरुआत होती है तो शिक्षक और छात्रों का एक हिस्सा पहले से ही उसके खिलाफ झंडा क्यों उठा लेता है? ऐसे गंभीर मुद्दे भी उठे हैं जिनका संबंध शिक्षा की पूरी समझ और उच्च शिक्षा के भविष्य से है। इतने अस्थायी व्यवस्था में कोई नया सुधार का विषय लाना अपने आप में एक खतरनाक भविष्य की ओर संकेत करता है, क्योंकि जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई हमारी उच्च शिक्षा आज चल रही है और उसमें भी अगर इस तरह का कोई प्रयोग होगा तो वो और लड़खड़ा जाएगी।
इसलिए इस प्रयोग को करने से पहले बहुत सोचा जाना ज़रूरी है, जो दुर्भाग्यवश नहीं हो रहा है। कहा गया है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में ज्ञान की बजाय कौशल पर जोर है। ध्यान छात्रों के बौद्धिक और व्यक्तित्व के विकास पर नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार योग्य बनाने पर है। फिर इसके जरिए देश के सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को समरूप बनाने की कोशिश हो रही है। इससे अलग अलग विश्वविद्यालयों की अपनी विशिष्टता यानी खास पहचान खत्म हो जाएगी। सवाल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का भी उठा है। क्या यूनिवर्सिटीज को सरकारी विभाग और शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी में तब्दील कर देने की मंशा है? और क्या ऐसा उच्च शिक्षा पर एक खास विचारधारा को थोपने के लिए किया जा रहा है? ये तो साफ है कि नई प्रणाली के साथ पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका बदल जाएगा, मगर क्या ये बदलाव सही दिशा में है? ये सबसे अहम सवाल है। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का बयान भी मैं दिखाना चाहूँगी, जिन्होंने तकरीबन 6 महीने पहले इस योजना के बारे में विस्तार से पत्रकारों से बातचीत की। यहाँ तक कि मानव संसाधन राज्य मंत्रियों ने भी इस पर अपने अपने बयान दिए हैं। आइए उन बयानों के साथ इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। पहले स्मृति ईरानी। चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम जो यूजीसी के अंतर्गत हम सभी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने वाले हैं, उसका आदेश दे दिया है हमने। अगले एकेडमिक वर्ष से स्टूडेंट्स को ज़्यादा चॉइसेस मिले कोर्सेज में विद इन द इंस्टीट्यूशन, और साथ ही सीमलेस मोबिलिटी पूरे राष्ट्र में हो। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो नौकरी की खोज में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं और अपनी एजुकेशन को पीछे छोड़ जाते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम की वजह से माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो माथापच्ची होती थी वो नहीं होगी। तो मेरा अनुरोध आज सभी प्रदेशों से और यूनियन टेरिटरी से रहा है कि हमने अपनी ओर से प्रयास किया है, इसे आप तुरंत ही अपने स्टेट्स में इंस्टीट्यूशंस में लागू करेंगे। मेक इन इंडिया के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के समक्ष खड़ा करना, साथ ही साथ युवाओं को उससे जोड़ना है। युवा जब तक स्किल्ड नहीं होंगे तब तक इस काम में हम प्रगति नहीं कर सकते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट की बात स्कूली एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक करने का कार्यक्रम हमारे मंत्रालय ने बनाया है। इसके अलावा 4 मार्च 2015 को लोकसभा में भी मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने एक सवाल के जवाब में अपनी तरफ से स्पष्ट किया था कि सरकार की तरफ से सीबीसीएस को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। आइए आपको ये भी दिखाते हैं। 39 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पीजी लेवल का जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको लागू किया है, और 36 जो विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट को लागू किया है, और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो उन्होंने अभी कहा है कि हम इसको जो है जल्दी इसको लागू करने वाले हैं। हमने जो है इसको 2 तरीके से जो ये व्यवस्था लागू की है, और मुझे लगता है कि आने वाले हमने समय में 8 पूरे देश के अंदर एक इस प्रकार के अभ्यास वर्ग आयोजित किए हैं, जिसमें सारे दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सरकार ने अपनी तरफ से मन बना लिया है। यूजीसी ने कह दिया है कि तमाम संस्थाओं की हामी मिल चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी हामी दे दी है। आप लोगों ने इसी में उसको पास किया है, आप लोगों के दस्तखत से ये पास हुआ है, फिर आप लोग इतनी आशंकित क्यों हैं? क्यों आशंका जता रहे हैं? ऐसा है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर और सिलेबस बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत ही इसमें बहुत समय लगता है, सोच समझ के बनाया जाता है। इसके ऊपर स्टूडेंट्स का गहरा असर होता है। एक एक्ट के तहत हम लोग काम करते हैं, और उस एक्ट में इसकी शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होनी चाहिए। कि ऊपर से ये अगर थोपा जा रहा है कि सरकार ने मन बना लिया कि ये होना ही होना है, और हमारी ऑटोनॉमी को दरकिनार करके बिना टीचर्स के साथ डिस्कस किए, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किए, और जिस तरह से ये लाया गया एज ए रिपोर्टिंग आइटम हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कि ये ऊपर से आया है, आपको इसमें बहस करना अलाउड नहीं है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बहस करना अलाउड नहीं है। वहाँ पे सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का डिसेंट भी है ना। बिना बहस किए और थोड़े दिनों में ऊपर से जो सिलेबस आए उनको लागू कर देना, ये कहाँ की समझदारी है? आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे आपके 200 के तो छोड़ दीजिए, 1000 के जो ऊपर के विश्वविद्यालय हैं उसमें आपका नाम नहीं आएगा।
इससे क्वालिटी पे ज़बरदस्त नहीं, लेकिन जो प्रहार हो विज्ञान रहा भवन है। में या राष्ट्रपति के साथ मीटिंग में वाइस चांसलर्स ने अपनी तरफ से सहमति दी, अपनी हामी दी, क्या वो हामी या उनकी तरफ से जो सहमति दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है? नहीं, वो वाइस चांसलर्स पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, आपने उनको बिल्कुल ही नहीं बुलाया डिबेट में, डिस्कशन में। जो पहले आप फीडबैक लिया करते थे किसी ज़माने में, आपने फीडबैक बिल्कुल नहीं लिया है लोगों से। दूसरा, वाइस चांसलर ने खुद कहा है कि डिबेट अलाउड नहीं है, ये ऊपर से आ रहा है। और यूजीसी के चेयरपर्सन और सेक्रेटरी सबसे हम मिल चुके हैं, सब कहते हैं ये ऊपर से आ रहा है। हम जानना चाहते हैं कि ऊपर क्या है और क्यों है, क्यों, वजह क्या है इसकी, इंटेंशन क्या है इतनी जल्दबाजी में लाने का, उसका भी अभी हम खुलासा करेंगे, अभी आप डिबेट करेंगे। जी, आप बहुत आशंकित हैं और ये कह रही हैं कि यूजीसी के लोगों को भी ज़्यादा पता नहीं। आप तो यूजीसी के मेंबर हैं, आपको कुछ पता है? देखिए, जहाँ ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात है, ये अभी लागू ज़रूर हो गया, इसलिए हमें नया लग रहा है, लेकिन चूँकि हम एजुकेशन सिस्टम के साथ, यूनिवर्सिटी सिस्टम के साथ हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो ये जब भी कभी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात आती है, जब भी स्टूडेंट मोबिलिटी की बात आई, तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की भी बात होती रही है। और मैं कहूँगा कि ये अगर कॉन्सेप्ट नया मैं गलत नहीं हूँ तो 2 डिकेड से भी ज़्यादा इसके बारे में हम चर्चा सुनते आ रहे हैं। और कई दफ़ा कोशिशें भी हुई हैं सेंटर और स्टेट लेवल पे और यूजीसी लेवल पे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन समहाउ और अदर ये हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब ये हो गया है। तो ये मैं कहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये कि नई बात जो हुई है वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने इसके ऊपर एक भरपूर कोशिश की है और इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की। अब उसके लिए नहीं, लेकिन जो ये सवाल उठा रही हैं कि पहली बात तो कंसल्टेशन नहीं किया गया, दूसरी बात व्यवस्थागत तैयारियां नहीं की गई। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, मैं इनसे पूरी सहमत हूँ कि इसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और इसकी वजह से दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसा आपने सुना है कि फैकल्टी नहीं है, 40 to 45% फैकल्टी नहीं है। आपने बताया कि 39 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एग्री कर चुकी हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में लागू करने की। वो आधी से ज़्यादा तो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं अभी, और उनके यहाँ एडमिशन और टीचिंग प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत ही लो लेवल पे हैं। तो अगर मान लीजिए वहाँ के बच्चे आते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास वो कैपेसिटी है कि उनके पास एकोमोडेट करे? क्या उनके रहने सहने या उनकी एडमिशन पॉलिसी के लिए क्या कोई रिजर्वेशन की गुंजाइश है? ये तो हम बात कहने का करेंगे। मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। और इसमें बहुत बड़ी बात जो ये है कि हालांकि हमारी जो सिस्टम जो है इतनी डाइवर्स है कि हमारी एडमिशन पॉलिसी, एग्जामिनेशन पॉलिसी और इवेल्युएशन जो है वो तमाम जो है वाइडली डिफर करती हैं। और ये समझ में नहीं आता कि आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बच्चे को कहीं और किसी उड़ीसा की यूनिवर्सिटी में इस पे हम बात करेंगे अंसारी साहब, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आपने शुरुआत में कहा कि तकरीबन 2 दशक से ये बहस चल रही है। हालांकि फिर भी अभी नंदिता जी को लग रहा है कि ये नई बहस है जिसके बारे में तमाम शिक्षकों से विचार विमर्श नहीं किया गया। मैं आपके पास लौटूं उससे पहले राजपूत साहब, आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, ये बहस पुरानी है या नई है? नहीं, इस पर चर्चा तो होती रही है, निश्चित रूप से होती रही है, लेकिन हम बहुत चीज़ों पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम को ही लागू होने में कितने वर्ष हो गए और आज भी ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो लागू नहीं कर रहे। तो ये एक तरह की हमारे यहाँ थोड़ी सी आज़ादी है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात भी सही है जो अभी कही गई है कि ऊपर से आदेश आया है। ऊपर से आदेश आते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर वो ऊपर से जो आया हुआ आदेश शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार करता है तो उसको उस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मैं अंसारी साहब की बात से सहमत हूँ। मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों में, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं, अध्यापक नहीं हैं, संसाधनों की भी कमी है, और राज्य के विश्वविद्यालयों की स्थिति इतनी खराब है, और उससे खराब उन प्राइवेट कॉलेजेस की है जहाँ पर शिक्षा के नाम पर जो हो रहा है उसे वास्तव में शिक्षा कहा ही नहीं जा सकता। तो वहाँ से चल करके कोई विद्यार्थी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएगा या किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी में आएगा तब क्या स्थिति? मध्य प्रदेश में तकरीबन 20 सालों से शिक्षकों का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। अभी कल के अखबार में, परसों के अखबार में पढ़ रही थी कि तेलंगाना में 9 से 10 यूनिवर्सिटीज में कहीं वाइस चांसलर ही नहीं है। ओवरऑल शिक्षकों की 45 से 50% कमी स्टेट यूनिवर्सिटीज में महसूस की जा रही है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी 35 से 40% कमी महसूस की जा रही है। मेरा एक ही बात मुझे कहनी है कि शिक्षा की प्राथमिकताएं क्या है। प्राथमिकता विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति है, वहाँ की बाकी कमियों को पूरा करना है,
और जब तक हम वो तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम अगर इसको लागू भी करेंगे तो इसमें वर्षों लग जाएंगे। अगर हम वो तैयारी कर लेते और उसी बीच में ये भी कहते कि हम आपसे राय मशवरा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जब 2 साल 3 साल बाद ये लागू होता तो बड़े अच्छे ढंग से लागू होता। जी, आप ये कह रहे हैं कि राय मशविरा के साथ लागू होता तो शायद बेहतर और तैयारी होता। दोनों तैयारी भी होनी चाहिए। जी, तैयारी आप भी होनी चाहिए। तीनों मेहमानों ने ऊपर से आया फैसला ये इस तरफ ज़्यादा इशारा किया है। ऊपर से आए फैसले के तौर पर एक बार सेमेस्टर सिस्टम भी आया था, फिर FY UP भी आया था। क्या उसी तरह का हश्र CBCS का भी होने जा रहा है क्या? नहीं, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। जब मैं चेयरमैन था UGC का 2006 to 2011, तो मेरा ख्याल है 2008 और 9 के ईयर में हमने एक सर्कुलर भेजा था एज ए गाइडलाइन टू ऑल द यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें हमने एकेडमिक जो जिस तरह से यूनिवर्सिटी रन करती है उसके बारे में गाइडलाइन उनको भेजी थी और यह कहा था कि इसको लागू करने की वो कोशिश करें। CBCS के बारे में? ये क्रेडिट नहीं सारी थी, सेमेस्टर सिस्टम थी, क्रेडिट सिस्टम थी, उसमें चॉइस बेस भी थी, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम थी, एग्जामिनेशन का रोल कम करना था असेसमेंट के लिए और दूसरे जो तरीके हैं असेस करने के वो ये 2006 में आपने ये भेजा था। 2007 या 2008 का है, बहुत बार कोट किया है, फेमस लेटर है UGC चेयरमैन का। तो ये जो एकेडमिक रिफॉर्म है जिसके वजह से क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ये हमने यूनिवर्सिटीज़ को लिखा और ये कहा कि अपनी जो सुविधाएं हैं, अपनी जो फैसिलिटीज है उसको ध्यान में रखते हुए आप करिए। अब और बहुत सारे यूनिवर्सिटी, इतनी यूनिवर्सिटी ने इसको लागू किया है। सवाल यह है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। 1964 के बाद तो कोई कमीशन बैठा ही नहीं और हायर एजुकेशन में क्या चल रहा है किसको पता नहीं है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ पर मैं भी UGC को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है हायर एजुकेशन। मुझे नहीं लगता कि UGC के पास ये UGC को जाके ये पूछिए आप कि जो 360 स्टेट यूनिवर्सिटी है, 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और देर आर 40,000 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन है, कितने में सेमेस्टर सिस्टम है, नहीं इन्फॉर्मेशन। अभी ऑनलाइन पे वो सर्वे शुरू हो गया है, उसमें भी 90% यूनिवर्सिटी ने डेटा भेजा है लेकिन 60% कॉलेज ने भेजा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि सेमेस्टर सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, उसमें से जो रिसोर्सेज सेंटर के उसमें क्रेडिट के चॉइस देना, क्योंकि ज़्यादा कोर्सेस आप नहीं दे सकते तो कम कोर्सेस में चॉइस दे दो आप। ये जो है ये तो काफ़ी पहले से चल रहा है और ये इंटर यूनिवर्सिटी वेरिएशन बहुत है। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तो फ्रॉम द डे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्रेडिट सिस्टम शुरू है, चॉइस बेस भी है, सेमेस्टर सिस्टम भी है और नॉन रिटर्न असेसमेंट का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। रिटर्न एग्जामिनेशन सिर्फ 40-45% है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने लागू किया है। और वो पहले से ही अपने यहाँ व्यवस्था चला जी बिल्कुल है। और आप ये कह रहे हैं कि वो सफल भी हैं। काफी हद तक जवाहरलाल नेहरू का यूनिवर्सिटी का उदाहरण लें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, आपने हम क्या करते पता है, हम शुरुआत करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और JNU से। देश बहुत बड़ा है, यहाँ 70 यूनिवर्सिटी 700 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ हो जाता है तो इशू बन जाता है वो, लेकिन ये भूल जाते हैं हम कि क्रेडिट सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम और तमाम सारे रिफॉर्म ये कम से कम 6-7 साल पहले आए हुए हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं। सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी चल रहे हैं ना, विद इन द यूनिवर्सिटी चल रहे हैं। आपने जो बात बताई जैसे JNU में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम विद इन द यूनिवर्सिटी है, विद इन द यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटीज नहीं है। इट इज नॉट CBCS, इट इज वेरी डिफरेंट। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये 2008 से ये सर्कुलर्स आना शुरू हुए थे और कई जगह से पहले से लागू हो रहे थे। उस पर मैं बाद में जाऊँगी कि क्यों आ रहे हैं, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल क्राइसिस इन द वेस्ट, इन यूरोप, वेयर वहाँ पे जो किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को बेल आउट करना बहुत ज़रूरी था और उनको एक मार्केट चाहिए था। लेकिन ये सही बात है कि यहाँ शुरू हो गया था और वही एक CBCS, इट वाज इन फैक्ट CBCSS नाम था इसका, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट एंड सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर इसका इनहेरेंट हिस्सा है। कई जगह पहले सेमेस्टर लागू कर दिया और बल्कि इसमें चौथे साल का भी प्रोविज़न था। गुजरात मॉडल में आप देखेंगे चौथे साल का प्रोविज़न है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीधे ये लोग 4 साल पे ले गए पहले सेमेस्टर के बाद। लेकिन ये पूरे एक दिशा आ रही थी सरकार से, पिछली सरकार से, और अब ये सरकार उसको और आगे बढ़ा रही है। इसमें जो फीडबैक लेना चाहिए, कोई आप नई चीज़ शुरू करते हैं एक देश में, आप फॉरेन कंट्री से ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। आप अपने कंडीशंस देखिए, आप अपनी डाइवर्सिटी देखिए, आप अपनी जो इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक वो देखिए, क्या कंडीशंस हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, टीचर्स हैं कि नहीं। जैसे सारे यहाँ पे पैनलिस्ट ने कहा है, आपको जो फीडबैक आया है फॉर्मली, हृदय कुमारी रिपोर्ट ऑफ द केरला गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश स्टेट एजुकेशन बोर्ड, तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज़, गुजरात
यूनिवर्सिटीज़, क्या फीडबैक आया है कि सेमेस्टर सिस्टम चल नहीं रहा है, वहाँ पे आप रिजल्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, आपका स्टूडेंट टीचर रेशो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, टू मेनी स्टूडेंट्स एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आप इस तरह से उसको इंटरनल असेसमेंट वगैरह आप नहीं करा सकते जिस तरह से इसमें होना चाहिए। तो आप अपने कंडीशंस के हिसाब से इसको कीजिए, ना कि कहीं फॉरेन कंट्री से ट्रांसप्लांट कीजिए, वो भी अमेरिका से। हर जगह पूरी दुनिया में ये सिस्टम नहीं है। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और लंदन यूनिवर्सिटीज में लेकिन आपको ये भी तो पता ही होगा नंदिता जी कि जो मतलब जो नए सुधार के, जो शिक्षा में सुधार के जो नए नए विकल्प हैं, अगर हम नहीं उसको अपनाएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, यहाँ से भाग के फिर अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाएंगे। वो सुधार वो होगा जो अच्छे के लिए होगा। अगर आप उसे और ख़राब कर रहे हैं तो उसको हम सुधार नहीं कह सकते। हाँ। आप उसको नाम सुधार ज़बरदस्ती दे दें, लेकिन वो बर्बादी है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि दूसरा, हम लोगों ने हमेशा सुधार के लिए कोशिश की है। अगर यहाँ पे सुधार हर यूनिवर्सिटी में हुआ है तो उसमें टीचर्स का और स्टूडेंट्स का बहुत योगदान रहा है। सालों सालों हमने संघर्ष किया कि इस तरह से इंटीग्रेटेड एक्सपोजर होना चाहिए, सब्सिडीज गिनी जानी चाहिए, इंटरनल असेसमेंट भी यहाँ एक डिमांड आई थी, और रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेजेस में लिटरेचर अवेलेबल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। जो आप इंक्लूजन पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं उनके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए। 2007 में ओबीसी एक्सपेंशन हुआ, जब आपके 100 से 150% आपका जब इंक्रीज 50% मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सैद्धांतिक रूप से इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए व्यवहारिकता में, ये जो स्ट्रक्चर है इसके खिलाफ है। इसमें जो मेन डिसिप्लिन जो हमने देखा कि सेमेस्टर और एफआईयूपी में हुआ है, मेन डिसिप्लिन, जो मेन नॉलेज एक स्टूडेंट हासिल करता है एक हायर एजुकेशन में, उसका ज़बरदस्त डाइल्यूशन है। उसकी जगह तरह तरह की और चीज़ें जो डाल दी इन्होंने, बास्केट कैफेटेरिया अप्रोच कह के, उस पर जो एक पौष्टिक आहार होना चाहिए जिसमें दाल रोटी सब्जी तो मिलनी चाहिए, उसकी जगह आप मैगी नूडल दे रहे हैं उनको, कोक दे रहे हैं उनको, कह रहे हैं कुछ भी खा लो ठीक है चलेगा, क्योंकि हमें आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की जरूरत अब नहीं है। अब हमें लेकिन जिस तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, जिस तरह से दुनिया का विकास हो रहा है, उसमें हो सकता है मैगी नूडल्स की अहमियत ज्यादा। दुनिया भर में ये प्रॉब्लम है, ये सब कंट्रीज में ये जबरदस्ती किया जा रहा है। ये इशू जो है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इशू रेस किया जा रहा है वो सही है अपनी जगह पे। नहीं, लेकिन ऑल इंडिया में तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। इन्होंने 4 यूनिवर्सिटीज के नाम बताए, वहाँ पे सफल नहीं है। नहीं, सुनिए मेरी बात, डोंट जनरलाइज। टीचर कहाँ नहीं है, कई जगह टीचर है, कई जगह टीचर नहीं। मैं आपको स्टैटिस्टिक दे दूं, मुझे मालूम है वो टीचर, टीचर के फिगर मुझसे ज्यादा और किसी को मालूम नहीं। प्लीज मैं ये कह रहा हूँ आपको, टीचर की तो बुरी हालत है ना। लेकिन 2008 में जो हमने लेटर इशू किया था, उसमें हमने यूनिवर्सिटीज को लिखा कि आप ये शुरू कर दीजिए गिवन योर कंस्टेंट। यहाँ तक हमने लिखा कि आपके यहाँ कोई अच्छी प्रैक्टिसेस हो तो उसको कायम रखें। तो हमने उसमें वॉलंटियरिज्म काफ़ी लाया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि आप सेमेस्टर सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम और एग्जामिनेशन के असेसमेंट में आप रिफॉर्म लाइए, लेकिन अपनी सिचुएशन को देखते हुए करिए। ये जो हमने उसके उनके ऊपर उनकी स्थिति है उनका ध्यान रख के वो करे, ये कहा है जी। लेकिन ये तो आपने कहा उसका फिर मतलब मूल्यांकन किया गया कि नहीं किया गया, उसका एनालिसिस किया गया। दूसरी बात ये नहीं, जबरदस्ती लागू नहीं किया, ये गलत है, पूरा गलत है। यूजीसी ने नहीं, आई डिसएग्री विथ यू। इट वाज ए लेटर व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल। इट वाज सो वॉलंटरी लेटर, इट वाज सो परसुएसिव लेटर, इट वाज नेवर ए ऑर्डर। When it went to court, Dr. Saab, the UGC Council said हम ग्रांट रोक देंगे। नहीं, ऐसा मेरे जमाने में नहीं हुआ, अब हुआ होगा तो मुझे नहीं मालूम। वॉलंटरी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुद से अपनी हामी दे रहे हैं कि हम करना चाहते हैं सीबीसीएस के बारे में। लेकिन एक बार थोड़ा मेरी बात, जो प्रॉब्लम आई दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम क्यों है, मेरा ख्याल है प्रॉब्लम पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पे नहीं है। प्रॉब्लम जो बनी है वो जब आप अंडर ग्रेजुएट पे लगाते हो तब ये इश्यूज इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट कैसे हो, माफ कीजिएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा जी, वहाँ इशू रेज हो रहा है। साहब रोकती हूँ मैं आपको। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उपेंद्र जी, राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए धन्यवाद। ये जो सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की पहल की जा रही है सरकार की तरफ से और यूनिवर्सिटीज़ में लागू करने के लिए इस साल वक्त दिया गया है, क्या आप लोग मानते हैं कि ये ठीक है, इसी साल से लागू हो जाना चाहिए, पूरी तैयारी हो गई है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सिस्टम है और इसकी तैयारी है। इससे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलेगा। कोई विद्यार्थी जो अपना उसका कोर्स है उसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहे
तो उसको इसकी सुविधा मिलेगी और इससे उसको काफी कुछ फायदा होगा। तो काफी किस तरह के फायदे की बात सरकार सोच रही है? स्टूडेंट्स को किस तरह का फायदा दिलाना चाहती है सरकार? स्टूडेंट कोई साइंस का स्टूडेंट है और आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहता है और उसके कॉलेज में या बगल के किसी कॉलेज में भी किसी दूसरी संस्था में भी अगर अवेलेबल है तो वहाँ कर सकता है, वो साथ साथ कर सकता है। तो अपना करिकुलम करते हुए इसको कर सकता है, तो इसलिए उसको काफी कुछ फायदा होगा। ये तो ठीक है कि मोबिलिटी के आधार पर उसको फायदा होगा, लेकिन क्या यूनिवर्सिटीज, संस्थान इसके लिए तैयार हैं? क्या छात्रों, शिक्षकों की भर्ती हो सकी है? क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करनी चाहिए थी वो हो चुकी है? देखिए, उसके लिए बहुत अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ कहीं भी कोई किसी इंस्टीट्यूट में कोई पहले से स्टूडेंट पढ़ रहा है और वो दूसरा कोई चॉइस पे अलग कोई लेना चाह रहा है उसमें करिकुलम, तो उसके लिए पहले से वहाँ है ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लाने की लेकिन क्या टीचर्स पर्याप्त हैं? मैंने तो पढ़ा कि 50% टीचर्स स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं है, कमी है उनकी। ये तो एक जनरल समस्या है जो तो फिर पढ़ाएगा कौन छात्रों को? बैठेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं अब सिर्फ इस कोर्स को ध्यान में रख के, इस सिस्टम को ध्यान में रख के नहीं है। वो एक अलग समस्या है जो सभी यूनिवर्सिटी जूझ रहा है स्टेट में। वास्तव में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें नहीं है, जो कमी है आप ठीक बता रहे, बट सिर्फ इस सिस्टम को लागू करने से और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी ऐसा नहीं है। वो तो पहले से कमी दूर होनी चाहिए और उसके लिए भी उन लोगों से कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी इस कमी को दूर कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी का ये कहना है कि उन लोगों की तरफ से तैयारी हो गई और सरकार की एक बेहतर मंशा है कि इसको लागू करना चाहिए, इससे छात्रों की भलाई होगी। जल्दबाजी क्या है? अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो क्या आसमान टूट जाएगा? सबसे राय ले लेंगे तो क्या मतलब क्यों आज ही अभी 11th आवर पे इसको लागू करना है इलीगल तरीके से, एडमिशन होने के बाद भी? जी, हमारे साथ विमल कुमार, हमारे एक और गेस्ट मौजूद हैं। विमल जी, क्या वाकई जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को लग रहा है कि ये बहुत हड़बड़ी में गैर कानूनी तरीके से लागू करने की कोशिश कर रही है सरकार, हालांकि सरकार और तमाम विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि इससे छात्रों को फ़ायदा होगा, आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारे हिसाब से 2-3 मुख्य बातें हैं। पहली बात ये है कि ये कोई भी सिस्टम हो, कोई भी नया कोर्स हो, वो छात्रों को पढ़ना है, तो छात्रों से क्या कंसल्टेशन होता है? जो भी सरकार की डिसीजन मेकिंग संस्थाएं हैं उसमें छात्रों का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, न केब में है, न अब देखिए वीसी का सम्मेलन हो जाता है, लेकिन छात्र संगठनों का कोई सम्मेलन कर कर सरकार क्या रहा है उनका जानने की कोशिश करती है? नहीं करती है। इसीलिए ये जो लागू किया जा रहा है ये ऊपर से लागू किया जा रहा है। दूसरी बात कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कहा जा रहा है कि हम छात्रों को कौशल सिखाएंगे। क्या उतनी नौकरियां हैं भारत में? और नौकरियां नहीं हैं तो फिर क्या इसलिए इसको क्यों डिग्री की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पूरा यूरोपियन जो देश हैं वहां पर यंग मैन पावर की कमी है और उनके लिए एक नए तरह के गिरमिटिया मजदूर बनाने के लिए ये कोर्स लागू किया जा रहा है। क्योंकि जो नॉर्मल कोर्सेज हैं, जैसे कि देखिए 30,000 बच्चे नेट से पास हैं, 15,000 पीएचडी किए हुए हैं, सेट से 8,000 पास से लड़के हैं, इनके लिए तो कोई नौकरी है ही नहीं। तो फिर जब नौकरी नहीं है तो इस स्किल सिखाने के बाद से नौकरी की क्या गारंटी है? जी, ये भी सरकार बताए कम से कम ना। ये जो संख्या बताई इन्होंने कि नेट पास, डीआरएफ पास और दूसरे संस्थाओं से पास बच्चे हैं, उनको तो नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो बाकियों को कहाँ से आप तैयार करेंगे और जब तैयार हो जाएंगे तो उनको कहाँ नौकरी मिलेगी? देखो, एम्प्लॉयमेंट देने का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग ऑब्जेक्टिव है। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगी, इसलिए हम शिक्षा में सुधार नहीं लाएंगे, वो सही बात नहीं है। तो जो एजुकेशन का करिकुलम है उसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्किल देने का नहीं है, हैंड ऑन नॉलेज देने का नहीं है, ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट को नॉलेज देने का भी है। ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम अच्छे लोगों स्टूडेंट को नागरिक भी बनाएं, अच्छे सिटीज़न भी बनाएं। तो स्किल को हमने बिल्कुल आइसोलेटेड तरीके से नहीं देना है, उसके साथ साथ उसको सोशल साइंस का नॉलेज भी देना है, उसको सिटीजनशिप का एजुकेशन भी देना है, और जितना हो सके उतना हम दे दें। हम कैपेबिलिटी तो बढ़ाए, स्किल तो बढ़ाए। एम्प्लॉयमेंट अपने तरीके से चलती है, वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो हम मॉडल बनाते हैं डर यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये
ये जो है व्यक्तित्व का विकास, ज्ञान का विकास पीछे रह जाए और स्किल के नाम पर, कौशल विकास के नाम पर जो छात्रों का जो पढ़ाई करके निकले उनको केवल वैसे ही मजदूर बना के निकाला जाए, केवल स्किल लेबर पैदा किया जाए। मैं एक ब्रेक के लिए रुकती हूँ, ब्रेक के बाद लौटूंगी तो यहाँ पर छात्रों को भी शामिल करूँगी अपने चर्चा में और आप लोगों से वो सवाल जवाब करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकती हूँ। कुछ छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं, उनके क्वेरीज, उनके सवाल भी लें। जी, आप में से कौन पूछना चाहते हैं? सर, मेरा प्रश्न डॉक्टर सुखदेव सर से है। सर, जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन को और एम्प्लॉयमेंट को आपने दो अलग अलग सेक्टर्स में सर डिवाइड कर दिया, जबकि दरअसल में ऐसा नहीं है सर। तो सर, जिस तरीके से हमने अभी मैं थर्ड ईयर अभी पास आउट हुआ हूँ DU से, तो सर जैसा हमने देखा कि FYUP जिस तरीके से लाया गया था उसमें 3 अलग अलग मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स दिखाए गए थे सर। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उसमें ये छल था, एक मतलब ठगी थी छात्रों के साथ, ठीक है, 3 अलग अलग पॉइंट्स दिखा करके सर, उसी तरीके से CBCS में भी ये किया जा रहा है। तो सर आप कृपया ये क्लियर कीजिए सर कि अगर स्किल डेवलप होगा स्टूडेंट का तो जॉब तो कहीं है नहीं सर। तो सर कहीं ना कहीं वो कॉरपोरेट्स के पास जाएंगे, उनके पास जा करके मिनिमम वेजेस पे काम करने के लिए छात्र मजबूर होंगे। तो सर इसका रास्ता, जॉब जब तक नहीं आएगा तो इसका रास्ता कहाँ जाएगा सर? ये कैसा स्किल डेवलपमेंट है सर? ये देखो, आप इशू को जरा सही तरीके से समझिए। पहली बात तो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये डिस्कशन से बाहर रखिए। हम नेशन की बात कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट जो हम एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ये लिमिटेड उद्देश्य है कि एजुकेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को ज्ञान भी देना है, स्किल ही नहीं दी जा सकती है। स्किल भी उसको ज़रूर दे दीजिए आप, ज्ञान भी दीजिए, जैसे मैंने कहा उसको सिटीज़न भी, अच्छा आदमी भी बनाइए। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपको एजुकेशन के साथ जुड़ाने पड़ेंगे। मैं जो कह रहा था, मैं जो एम्प्लॉयमेंट का डीलिंग एजुकेशन के साथ जो आपको बता रहा था कि एजुकेशन और स्किल वो होना चाहिए, ज़रूरी है जो इकोनॉमी को जिसकी ज़रूरत है, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, कैपेसिटी बढ़े और उसको मार्केट में जॉब मिले। लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना ये तो इकोनॉमी ग्रोथ के मॉडल के ऊपर डिपेंड करेगा ना। एजुकेशन तो हमें हर किसी को देना है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिले न मिले, एजुकेशन इज अ राइट, हर एक की कैपेबिलिटी बढ़ानी है। और एजुकेशन देते वक्त ये ध्यान रखें हम उसको स्किल भी दे दें, नॉलेज भी दे दें, सिटीजन्स का एजुकेशन भी दे दें, और दूसरी लाइन से इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह से करे कि अधिक एम्प्लॉयमेंट और बढ़े। लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ते नहीं है इसलिए हम एजुकेशन नहीं दें, ये किस तरह, ये तो बिल्कुल गलत है ना। मान लीजिए CBCS नहीं लागू होता है, तब भी वही स्थिति बनी हुई है। जो आप बता रहे हैं बाद में बनेगी, वो तो बनी ही हुई है। उसको रोकने के लिए तो और तरीके रखवाने पड़ेंगे, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बड़ी बात है ये है कि जैसे आपने 50 ट्रेड आइडेंटिफाई किए हैं, इन 50 को 2 साल 3 साल बाद फिर बदलना पड़ेगा। और इसीलिए दुनिया भर में जो बात कही जा रही है, लर्निंग टू लर्न टू एक्वायर न्यू स्किल। एक स्किल अगर आज आपने सीख ली तो हमेशा आपका साथ नहीं देने वाली है, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन आप स्किल के बिना वही हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट तैयार करते रहें तो उनका क्या होगा, ये समस्या है। और इसीलिए विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। उन विकल्पों में ये विकल्प ये भी है। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बढ़ानी चाहिए ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके, ना कि हायर इंस्टीट्यूट्स को आप डिग्रेड करके चीप लेबर बनाने की एक फैक्ट्री बना दे। DSW के डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जब कुछ स्टूडेंट्स गए थे पूछने की सर आप हमें रोड मैप बताइए, आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, DSW ने कहा कि हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। 18 दिन बचे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुलने वाला है और कोई रोड मैप नहीं है, ये कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है? आप लोग खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भारी मात्रा में कमी है टीचर्स की, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंट करना है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, मैंने इसके पहले भी कहा है। अंडर ग्रेजुएट की सिचुएशन पोस्ट ग्रेजुएट की सिचुएशन डिफरेंट है, इवन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो। क्रेडिट सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, इंटरनल असेसमेंट, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे रिलेटिवली ईजी है और लागू भी है वो। लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यदि करना है तो ये बहुत सोच समझ के करना होगा। ये मैंने पहले भी कहा है, टीचर हो आपके पास, करिकुलम उस तरह का बना हुआ हो, कोर्सेज इस तरह से बने हो कि वो 6 महीने में हो,
क्लासेस आपको जिस तारीख को शुरू करने हैं उसी तारीख को शुरू करने हैं। जो इन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद शुरू, वो नहीं चलेगा। तो आई थिंक फॉर ए अंडर ग्रेजुएट यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ प्रिपरेशन टू इंट्रोड्यूस दिस ग्रेजुअली। आई एग्री विथ यू, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन एग्री। जी, अगला सवाल। सारी साहब से एक सवाल पूछना था। चेयर यूजीसी के मेंबर हैं, आपसे जब पूछा गया था कि आप सीबीसीएस के बारे में बताएं, तो आपने खुद माना कि सीबीएसई इम्प्लीमेंट इतनी हड़बड़ी में हो रहा है कि टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब आप ये अब इतनी हड़बड़ी क्यों है कि आप ड्यू में देख लें, मैं ड्यू का स्टूडेंट में इसलिए उसी की बात करूँगा कि 3rd ईयर स्टूडेंट अर्थ FYP का बैच है, टीचर्स उनको पढ़ा रहा है। 2nd ईयर का जो बैच होगा वो नॉर्मल जो पैटर्न चलता आ रहा है वो बैच है, अब जो 1st ईयर का बैच आएगा वो CBCS के पैटर्न से पढ़ेगा। अब यहाँ पर FYP जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे अपनी क्लासेस ख़त्म करने के लिए 4 बजे तक कॉलेज में रुकना पड़ता था। जो एक स्टूडेंट नोएडा से आता है सुबह 8:30 बजे क्लास लेने के लिए, वो 4 बजे आता है क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस दे दी हैं कि वो रह नहीं पाता, मतलब कि वो करके इतना टाइम रहे। तो इतनी हड़बड़ी क्यों है, क्यों इतना असेसमेंट नहीं करा जा रहा है कि ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है उसको फॉलो करा जाए? देखिए, ये तो हम सब मानते हैं कि ये एक अच्छी स्कीम है और बहुत सालों से जो कोशिश हो रही थी नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये टॉप लेवल पे एक तरह से इन्फोर्स करने की कोशिश की गई है। तो एक ये पॉलिसी डायरेक्शन दिया। अब यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं और उनके लिए एक सिलेबस भी तैयार करके यूजीसी ने दिया और ये भी कहा कि उसमें 20 to 30% मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी बॉडीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम लोगों ने बात की कि वहाँ पे टीचर्स की कमी है। मैं नहीं समझता कि आखिर वो यूनिवर्सिटीज़ वो टीचर्स की वैकेंसीज को फिलअप क्यों नहीं कर रही हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनके पास वैकेंट पोजीशन है तो इसके मतलब ये कि उनके पास फाइनेंशियल एलोकेशन। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए कुछ मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जिस तरह का इन्फोर्समेंट इस बात को लेकर है कि ये प्रोग्राम लागू कीजिए, ये सिलेबस लागू कीजिए, उस तरह का इन्फोर्समेंट टीचर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर क्यों नहीं है? नहीं है, इसलिए कि यूजीसी ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्ट किया है और बारहा कहा है कि आप जो वैकेंट पोजीशंस हैं आप उसको फिलअप कीजिए। अब वहाँ वाइस चांसलर लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ क्यों नहीं कर पा रही हैं? अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि वो सेंट्रली फंडेड हैं या स्टेट फंडेड हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए जाहिर है कि यूजीसी या MHRD कुछ उसके बारे में सुझाव दे सकती हैं कि कहाँ से पैसे रेज करें, ये कहाँ दे सकती हैं। लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी आज ये नहीं कह सकती कि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए जो अप्रूव्ड पोजीशन है उनको भरी नहीं जा रही है। आप बताएंगे कि आखिर जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वाइस चांसलर साहबान हैं, वो आखिर क्यों नहीं वो वैकेंसीज़ को जो फिलअप करते हैं? उनकी अपनी सियासत है, अपनी पॉलिटिक्स है। मेरा अपना मानना यह है कि एक पॉलिसी है वो दैट शुड बी एक्सेप्टेड। और दूसरी बात ये कि जहाँ प्रिपेयर्डनेस की बात है, मैं मानता हूँ कि ये हड़बड़ी में इम्प्लीमेंट हो रही है, कुछ कमियाँ हैं, उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। और इससे जो यूनिवर्सिटी बच्चों को जो मोबिलिटी मिलती है, और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक आज के डेट में एक मॉडर्नाइज सिलेबस जो है सबको मिल रहा है। वरना ये आम शिकायत रही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स सालों साल तक वो सिलेबस नहीं बदलती। माफ़ कीजिएगा अंसारी साहब, एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है। उपेंद्र जी, अभी हम अपने शिक्षकों के बीच में और छात्रों के बीच में बहस कर रहे हैं और लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि छात्रों को अंधेरे में रखकर शिक्षकों से बिना परामर्श किए इतनी हड़बड़ी में इस कोर्स को क्यों लागू किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत हड़बड़ी में फैसला लेने की बात हुई है। इस पर यूजीसी काफी पहले से काम कर रहा था और बाकी बीच में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के साथ भी परामर्श हुआ है, जो एक संभव व्यवहारिक दृष्टि से जितना परामर्श हो सकता था उतना हुआ है। इसलिए ऐसा कहा जाना है कि बिल्कुल हड़बड़ी में जल्दी में कोई कदम उठाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्या पुराने अनुभवों का कोई मूल्यांकन किया गया है? जिन यूनिवर्सिटीज में पहले लागू था, क्या उनसे कोई बातचीत हुई है कि उनका अनुभव कैसा रहा, सफल रहा, असफल रहा? देखिए, अनुभव की बात जहाँ तक दोनों तरह की बात उसमें आती है। किसी भी स्थिति में संभव है कहीं किसी की दृष्टि से कोई चीज ठीक ना हो, लेकिन जहाँ अधिकांश लोगों की राय बनती है उसके अनुकूल डिसीजन होता है, तो उसके आधार पे बिल्कुल उसका बार बार छात्रों की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है उपेंद्र जी कि उन्हें अंधेरे में रखकर इसे क्यों लागू करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरवाया गया, ना उसके प्रॉस्पेक्टस में ना फॉर्म में कहीं कोई जिक्र नहीं है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसी कोई बात पर्टिकुलर कहीं से आती है तो जरूर उस पर गौर किया जाएगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस पर बहुत चर्चा करके उसको रखने की जरूरत हो।
अगर कोई समस्या है तो पर्टिकुलर किसी खास जगह पे तो उस पर गौर किया जाएगा। जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई समस्या है तो उस पर गौर किया जा सकता है, यानी उसको कुछ छूट दी जा सकती है? नहीं, छूट देने की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई बात आती है तो जरूर उस पर गौर किया जाएगा। डिसीजन क्या होगा दैट इज अनदर थिंग, बट उस पर गौर तो जरूर किया जाएगा। आपने एक जगह बयान दिया था कि प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए ये स्किल इंडिया बनाने का एक बेहतर मौका हो सकता है इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए। क्या आप उस पर कायम हैं? और स्किल इंडिया अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या यूनिवर्सिटीज़ में ही इसे लागू करके बनाने की ज़रूरत है, या फिर और बड़े पैमाने पर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे ITI और दूसरे पॉलिटेक्निक प्रोग्राम्स चलाकर इसे किए जाने की ज़रूरत है? नहीं, सब जगह इसकी जरूरत है। नीचे लेवल से यूनिवर्सिटीज में हर जगह जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट का काम सब जगह आवश्यक है और इसकी जरूरत भी है। जब एक तरफ हम मेक इन इंडिया की बात करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे यूथ हमको चाहिए जो बिल्कुल स्किल्ड हों, तो उस कारण से इसकी बड़ी आवश्यकता है और उसको ध्यान में रखते हुए ही इस तरह के कदम उठाए गए। लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये जो स्किल डेवलपमेंट होगा ये बड़ा शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट होगा, इससे उनके ज्ञान के विकास पर असर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कोई योजना है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हर तरह से होगा, लेकिन सब ये काम के लिए लॉन्ग टर्म स्किल का प्रोग्राम ही आवश्यक नहीं होता है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करके उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो उसके आधार पे बनता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंसारी साहब अभी जब बोल रहे थे तो हमारे सामने जो समस्या इनकी है या विश्वविद्यालय को उभर कर आ गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन 5 साल से वहाँ नियुक्तियाँ नहीं हुई और UGC ने कुछ नहीं किया। ये बताता है कि हम शिक्षा के बारे में कितने सतर्क हैं। अंसारी साहब तो बड़े एक्टिव मेंबर हैं UGC के, तो इनको ये पूछना चाहिए था कि ऐसा जब यहाँ ये हाल है तो राज्य के विश्वविद्यालयों में 15 साल 20 साल से नियुक्तियाँ नहीं हुई, और ऐसा होने पर हम विद्यार्थियों के साथ अन्याय करते हैं, वो हम करते जा रहे हैं। दूसरी बात मुझे कहनी है कि इस चर्चा से ये भी निकलता है, और मंत्री जी ने भी कहा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपने अध्यापकों की सारी बात समझकर, उनकी भावनाओं को जानकर अगली वाइस चांसलर्स की मीटिंग में कहता है कि मैं इस साल नहीं कर सकता, मैं अगले साल करूंगा, आई विल टेक माई स्टूडेंट्स इनटू कॉन्फिडेंस, माई फैकल्टी इनटू कॉन्फिडेंस, तो मैं नहीं समझता कोई सरकार उसको ज़बरदस्ती कराएगी और न कराने की कोई ऐसी प्रथा रही। अगर 42 वाइस चांसलर मिलकर बैठते हैं तो वे केवल अपना ही न सोचें, वे ये भी सोचें कि 700 और विश्वविद्यालय भी हैं, उन पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वे तैयार हैं या नहीं। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसी किसी भी बैठक में सरकार लोगों की बात सुनती है, और नहीं सुनती है तो दबाव डालकर सुनानी चाहिए। तो पूरी चीज़ों का आकलन मतलब जो है वो ये एक बेहतर मौका हो सकता है, बेहतर मौका हो सकता है, बहुत अच्छा मौका हो सकता है। जी, क्या MHRD या UGC को ये पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने देश का बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और अभी एडमिशन के टाइम पे उसके फ्रंट पेज पे दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन ऑल ओवर इंडिया। इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में FYUP जब इम्प्लीमेंट हुआ था, FYUP के स्टूडेंट्स को जहाँ 90 की सीट होती हैं, जहाँ 60 की सीट होती हैं, वहाँ 160 बच्चे बैठते थे एक क्लासरूम में, वहाँ बैठने की सीटें नहीं होती थीं। हिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर फिज़िक्स पढ़ाता था और फिज़िक्स पढ़ाने वाला टीचर इंग्लिश पढ़ाता था। आप समझ सकती हैं कि हमारे एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं और क्या डिफॉर्म्स हो रहे हैं। रिफॉर्म्स और डिफॉर्म्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ से बस कहा जाते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन ऊपर में जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो जो भी हों, वो क्या कभी उनको क्लासरूम पता में है जाकर नहीं देखते कि क्या व्यावहारिक मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं छात्रों को। और स्किल डेवलपमेंट और एबिलिटी एनहांसमेंट की बात करते हैं। आपको पता हो कि जो साइंस कॉलेज है, वहाँ एक लैब में 4-4 लोग एक इक्विपमेंट के साथ शेयर करते हैं। हम कहाँ से रिफॉर्म्स और कहाँ से हायर एजुकेशन की बात करते हैं? पहले अपनी जो हमारी बेसिक नीड्स है उसको तो हम पूरा करें। फराज साहब, नहीं, मैंने तो इसको रिपीटेडली कहा है कि वैसे भी देखा जाए तो ये जो एकेडमिक रिफॉर्म चल रहा है, मेरा क्या ख्याल है, इसमें वाइस चांसलर को
और यूनिवर्सिटीज़ को ब्रॉडली वो एक्सेप्ट करेंगे, हर कोई वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उनको वो फ्रीडम देनी चाहिए कि वो कब कर सकते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है या नहीं। इवन फॉर करिकुलम बहुत भिन्न भिन्न है यूनिवर्सिटीज़ के, और सेमेस्टर सिस्टम के लिए उनको और उसमें रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज़ को वो फ्रीडम देनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि आप उनको टारगेट दे दो, ये ज़रूरी है कि ये कहो कि शिक्षक का आपने भरने चाहिए, फ्रीडम के साथ साथ उतना फंड भी देना चाहिए ताकि वो इस तरह की व्यवस्था कर सके कि वहाँ लाइब्रेरी हो, वहाँ पे लेबोरेटरी हो, वहाँ पे क्लासरूम हो, बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये एक बात बताओ, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोपोर्शन ऑफ जो सैंक्शन पोजीशन है उसका जो अनफिलफिल्ड पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा है जी। उसके ऊपर हमने काफ़ी जोर लगाना चाहिए। लेकिन मैं ये रिट्रेट करूँगा, ये जो स्टूडेंट ने जो कहा है कि सेमेस्टर सिस्टम के लिए या स्किल कंपोनेंट भी उसमें कुछ लाना है, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए और टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन को मिलके उसको बनाना चाहिए जी। कभी कभी ये होता है कि देयर इज़ ऑलवेज ए इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए ऊपर से फिर कुछ थोड़ा सा दबाव आता है। यहाँ पर सर हम लोगों ने ये देख लिया कि चॉइस जो है अल्टीमेटली 26 पेपर्स हमें टोटल पढ़ाए जाएंगे, उसमें से सिर्फ 20 पेपर्स कंपल्सरी हैं। तो चॉइस चॉइस का जो इतना ज़्यादा चल रहा है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, चॉइस मिलेगा, वो अल्टीमेटली स्टूडेंट को नहीं मिल रहा। दूसरी बात मैम, यहाँ पर ये बात अभी तक उठी नहीं है कि आप सर ने बोला कि प्रैक्टिकली हमें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, थ्योरेटिकली तो हम कितने 60 सालों से पढ़ा रहे हैं। इसी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरे प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उसका क्रेडिट कम कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? आपने मैं अगर यहाँ पर 97% लेके आई हूँ DU में, सर बोलते हैं कि DU की बात मत करो। क्यों ना करें हम बात? हम लोग इतने टाइम से यहाँ भुगत रहे हैं कि मैं 3rd ईयर में हूँ तो मैं FIUP पढ़ रही हूँ, मेरे जूनियर जो कुछ और पढ़ रहा है और मेरा एक और जूनियर तो वो कुछ और ही पढ़ेगा। तो बात करनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कुछ हो रहा है जो शायद पूरी कंट्री मतलब में गिनी पिग बनाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को गिनी पिग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनो मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इश्यू को डिस्कस मत करो, बहुत ज़रूरी है, बहुत देर से डिस्कस भी किया जा रहा है। लेकिन जब नेशनल पॉलिसी की बात करते हो तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस पे बेस नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक है उसको डील ना करें। नहीं थोराट साहब, लेकिन समस्या ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो यहाँ बैठ के सवाल कर पा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स क्या समस्या झेल रहे हैं देश भर के लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल करना चाहिए, पता ही नहीं है। तो हमारी पॉलिसी दिल्ली सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए जी। हमने सारा डिस्कस सबके साथ करना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये पूरे देश में हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फेडरेशन जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो फेडरेशन है उनका जॉइंट यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था डिमांडिंग विड्रॉल ऑफ CBCS। उनके यहाँ और भी ज़्यादा बुरा हाल है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ गेट सर्टन फंड, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का तो और भी बुरा हाल है, आपको पता है। और फंडिंग जो बेसिक चीज़ है कि आप अगर एक्सेस देना, हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है एक्सेस टू गुड क्वालिटी हायर एजुकेशन। आप इस सिस्टम से क्या एक्सेस बढ़ा रहे हैं? ये सवाल करना चाहिए सरकार को अपने आप से। आप हमारा फंड तो कम करते जा रहे हैं, 6% GDP प्रॉमिस करके आप 2% भी नहीं दे रहे हैं, उसको भी आप इस दफ़ा भी स्लैश हुआ है। तो बिना फंडिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? आपको और कॉलेजेस खोलने चाहिए। 100% तो आपका कट ऑफ पहुँच गया है। आप 30 साल से आपने नए कॉलेज नहीं खोले, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। तो कहाँ बैठेंगे? आखिरी सवाल मैं लूँगी, आखिरी सवाल कौन पूछना चाहता है? वो कंप्लीट करना था कि जो स्किल की भी बात हो रही है उसमें हम ये बताना चाहेंगे कि आपको पहले देखना चाहिए कि आप क्या स्किल पढ़ा रहे हैं हमें, क्योंकि हमें याद है FIUP के टाइम में हमें कंप्यूटर्स पढ़ाया गया था, एक ही सेमेस्टर में पढ़ाया गया, 30 क्लासेस हार्डली उसकी हुई होंगी। उसमें मैंने जब बुक खोली तो मैंने देखा कि प्रिंट की कमांड कैसे देते हैं, इस तरह की चीज़ें। अब वो चीज़ें साफ बता रहा है कि आप मुझे एक मैं कॉमोडिटी हूँ, मैं आगे जाऊँगी तो मैं 10,000 की नौकरी ही करूँगी, और जो ये अंबानी या कोई फैक्ट्री जो भी कॉर्पोरेट होगा उसमें मैं नॉर्मल एक वर्कफोर्स हूँ जिसको सिर्फ आगे शायद प्रिंट की कमांड ही देनी है पूरी लाइफ, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो यही समझती है। तो मतलब जो ज्ञान के विकास वर्सेस जो स्किल की बात हो रही है वो उसका उदाहरण एकदम सामने है। मैं चाहती हूँ अभी क्या कहते हैं WTO और इंडिया के बीच में एक पैक्ट साइन होने वाला है जिसमें ये है कि एजुकेशन विल नॉट बी अ राइट एनी लॉन्गर, इट विल बी अ प्रिविलेज। वो मेरिट कोड का उसमें प्रोविज़न है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे बात हो रही थी कि एम्प्लॉयमेंट की, आपने बोला कि एम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं, हम बात की बात है और पहले एजुकेशन तो देना है। तो जब एजुकेशन ही प्रिविलेज बन जाएगा विच इज़ अ फंडामेंटल राइट, तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने की पोजीशन में ही नहीं है। प्लस मैं अपनी क्या कहते हैं उसका सवाल आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने सब बोला था कि
हमारी क्या कहते हैं कंडीशन तो वैसे ही ख़राब चल रही है हायर एजुकेशन में, लेकिन CBCS एक रिफॉर्म के तौर पे हम ले सकते हैं। पर यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि इट्स ओनली इम्पोजिशन इन द नेम ऑफ चॉइस एंड रिफॉर्म, मतलब एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है चॉइस का। FIUP में भी यही हुआ था, कहा गया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी है, आपको जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बट द फैक्ट वाज कि वी वर फोर्स्ड टू स्टडी। दोनों ही सवाल आपके बहुत अच्छे हैं, मतलब चॉइस के नाम पर फोर्स किया जा रहा है, और दूसरा जो वाली बात का जवाब देना चाहती हूँ कि एकदम सही सवाल पूछा है स्टूडेंट ने कि ये सब हड़बड़ी भी समझ आ जाती है हम लोग को अगर हम ये बात का ध्यान रखें कि हमारी सरकार ने हायर एजुकेशन की तरफ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया है, जबकि ये देश की बहुत ज़रूरत है। हायर एजुकेशन को नॉन मेरिट गुड कह के इन्होंने इसको एक ट्रेडेबल सर्विस में 2005 में ही डाल दिया था, लेकिन वो ऑफर चला गया था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज WTO की तरफ से जो ये एग्रीमेंट बना है कई देशों के बीच में। तो उसी एग्रीमेंट में ये नायरोबी में दिसंबर में एक कॉन्फ्रेंस होनी जा रही है जहाँ पे आप कमिटमेंट एक देने जा रहे हैं हिंदुस्तान की सरकार कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला क्लॉज है, यानी कि अगर आप बाहर विदेशी प्लेयर को आप सब्सिडी नहीं दे सकते हैं तो हिंदुस्तानी प्लेयर को भी आप सब्सिडी नहीं देंगे। वो किसानों वगैरह के लिए रुका हुआ था भी, लेकिन अब ये सरकार भी मान गई है, घुटने टेक गई है। उसकी वजह से ये सारे चेंजेस ऊपर वहीं से है, ऊपर एक्चुअली WTO है, पूरी दुनिया में चल रहा है। अभी अभी पाकिस्तान में किया गया था, ये हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं सोचा ये स्कीम CBCS, ये कहीं ऊपर तय किया गया है ताकि हायर एजुकेशन ज़्यादातर लोगों के रीच से बाहर जाए, सस्ता जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह आम लोगों के लिए हो जो सस्ते हैं, और सिर्फ बहुत ही अपर क्लास प्रिविलेज लोग हैं वही फॉर्मल टीचिंग अफोर्ड कर पाएँ। आपका जो क्रेडिट ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है, क्रेडिट ट्रांसफ़र का सिस्टम का मतलब ये है कि यानी कि 2 यूनिवर्सिटीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ट्विन डिग्री प्रोग्राम्स, ये आपके कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बिल में लिखा है जो अभी अबैंडन नहीं किया गया है। उसमें अगर आपको एग्रीमेंट करना है, आपका स्टूडेंट कहीं और जाएगा, वो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता, वहाँ एक भी सीट नहीं है, वो जाएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं, खाली पड़े हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, लेकिन वहाँ जाके उसको 1 सेमेस्टर या कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो जो अमीर बच्चा है वही जो महंगे कोर्सेज है 7 लाख 6 लाख का अशोका यूनिवर्सिटी या शिवनादार यूनिवर्सिटी एमिटी वो ले पाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा, बजाय कि हायर एजुकेशन बराबरी शिक्षा में भी गैर बराबरी, शिक्षा में भी गैर बराबरी की कोशिश कोई की जा रही है, इनका आरोप है। इंटेंशन नहीं है। आखिरी इस पे मैं एक पॉइंट करना चाहूँ, बोलूँ मैं? आई थिंक ये जो पॉइंट उन्होंने विद्यार्थियों ने रेस किया है कि एक्सेस की जो बात है, इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, तो इस इशू पे हमने काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए। और इस स्किल के कॉन्टेक्स्ट पे पिछले 10-15 सालों से जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन चल रहा है, स्टेट यूनिवर्सिटी कभी प्राइवेट नहीं हुआ करती थी, सारी पब्लिक थी। आज करीब करीब मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं, लेकिन करीब करीब 200 के करीब मेरा ख्याल है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। और ये स्टेट प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटीज़ होगी तो इसमें सारे प्रोफेशनल और स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज चलेंगे, ट्यूशन बेस होंगे। कॉलेजेस तो सेल्फ फाइनेंसिंग सारे तादाद में काफ़ी बढ़ गए हैं, प्राइवेट यूनिट की संख्या कम हो गई है, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज जो है वो काफ़ी बड़े हुए हैं। 1995 में सिर्फ 7% लड़के सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में जाते थे, आज उसका प्रोपोर्शन 30% है। उसकी ट्यूशन फी बहुत ज़्यादा है। यदि आप एक्सेस टू, इससे प्रूफ क्या होता है? इससे प्रूव ये हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के साथ स्किल एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कन्फाइन हो रहा है और गरीबों को बिल्कुल एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब तो शिक्षा में गैर बराबरी की बढ़ोतरी हो रही है। मैं विमल कुमार जी आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगी। ये शिक्षा में एक गैर बराबरी का भी सवाल उठा है, क्या अभिजातीय वर्ग को ज़्यादा अवेलेबिलिटी देने के लिए भी ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है कि शिक्षा की जो अवेलेबिलिटी है वो केवल अभिजातीय वर्ग तक सीमित हो जाए? देखिए, ये तो है ही। आज से कुछ साल पहले देश में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी हमारे ज़माने में। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। इससे और अभी हमारी सरकार भी कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए पूरा शिक्षा जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले के हाथ में चला जाएगा। क्योंकि देखिए, नॉलेज कमीशन ने भी रिपोर्ट दी थी देश में 1000 यूनिवर्सिटी खोलने के लिए और 30,000 कॉलेज खोलने के लिए। उस दिशा में सरकार तो कुछ कर नहीं है। जाहिर है सारा पूरा एजुकेशन सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। इसलिए मुझको तो लगता है कि जिस तरह सरकार लगातार जो शिक्षा का जो बजट है वो कई सालों से मांग हो रही है 6% बढ़ाने की, वो तो नहीं बढ़ा पाई। मुश्किल से 3-4% अब तक हो पाया है आज़ादी के इतने साल बाद भी। इसलिए जाहिर है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि असमानता तो है। आज अगर देखिए पूरे देश में तो
80% से ज़्यादा जो बच्चे हायर एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं, इनरोलमेंट है, वो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन में है, प्राइवेट नहीं, लेकिन उस लड़की का सवाल ये था, ये जो CBCS जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, ये भी उसी तरफ जा रहे हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि जो हल्के फुल्के रोजगार के लिए ज्यादातर आम लोगों को उसमें ढकेल दिया जाएगा, और जो ऊंची शिक्षा है, जो तथाकथित ज्ञान अर्जित करने वाली शिक्षा है, वो उन लोगों को मिलेगी जो सिर्फ पैसे वाले हैं। इंटेलेक्चुअल बेस कंट्री का ये क्या उस दिशा में हमारी शिक्षा जा रही है? देखिए, ये असमानता तो रही है, पहले से भी है और आज भी है, और सबको चूंकि मालूम है, नहीं कम होना चाहिए। देखिए, सबको मालूम है कि नॉलेज पेज, नॉलेज जो है वो एक आज की नॉलेज सोसाइटी में बिना नॉलेज, बिना ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सभी लोग इसके लिए, इसकी होड़ मची हुई है, पहले भी था और आज भी है, और शायद आने वाले दिनों में और रहेगा। तो मैं तो पहले एक तो असमानता की बात कर रहा था, और दूसरी बात ये कि जो हम स्कीम की बात कर रहे हैं, वो सेंट्रल सेक्टर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रोल जो है वो सिर्फ 5% है। ज़्यादातर जो इसका लोड है वो स्टेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का है। तो जब तक हम इस स्कीम को वहाँ पे अगर इफेक्टिवली नहीं इसको बढ़ाएंगे, तब तक ये बहुत ज़्यादा कामयाब जी। लेकिन चिंता बस इस बात की है। एक और बात मैं आपसे जल्दी से कह दूं, बच्चों ने एक सवाल रेज किया है, वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की जो कनेक्शन है, और दूसरी बात इन्होंने रेज की है कि अभी 1 सालों में एक FYUP प्रोग्राम था, और दूसरी ये कि CBCS जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ। तो आपको मालूम है कि अभी यूपीए सरकार दूसरी थी, उन्होंने FYUP को सपोर्ट किया, अब दूसरी सरकार आ गई, उन्होंने ऐसा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आखिर ये जो ऊपर है ना, जहाँ से आ रहा है वो सेम है दोनों सरकारों की। लेकिन चिंता ये है कि हो सकता है कि ऐसे सुधारों से रोजगार बढ़े, स्किल्ड लोग पैदा हों, लेकिन इस बात की भी चिंता है कि कहीं ज्ञान खरीद फरोख्त का विषय न बन जाए। इस बात की भी चिंता है कि ये जो विचार है, हो सकता है कि वो अच्छा हो, लेकिन उसको व्यवहारिक धरातल पर परखने के बाद ही लागू किया जाए तो बेहतर होगा। आज इस चर्चा को फिलहाल यहीं पर ख़त्म करते हैं, कभी और इस पर और ज़्यादा बहस की गुंजाइश हमेशा बची हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।